इमेजिन अ गाय फ्रॉम द मिडिल क्लास, स्टेट बोर्ड, इंग्लिश नहीं आती है और वो रिकमेंड होकर अब एनडीए ज्वाइन करने वाला हो, ऐसा हो सकता है? यस, द ऑल इंडिया रैंक 146 इज राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू और उसने एनडीए निकाला है। वो मिडिल क्लास फैमिली से है, उसको इंग्लिश नहीं आती है और उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, वो स्टेट बोर्ड से, तो वो सीबीएसई से भी नहीं है, क्योंकि सीबीएसई का सिलेबस आता ना यूपीएससी में, वो भी नहीं है। और ये काम आप भी कर सकते हैं और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन मैं आपका इंटरव्यू लूंगा और मेरा नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप अपने बारे में और अपने दोस्त के बारे में ज़रूर बताना, उनकी भी कहानी लाऊंगा मैं, बट अभी कहानी है इसकी, द ऑल इंडिया रैंक 146। इसकी कहानी में बहुत अप एंड डाउन थे, बहुत अप एंड डाउन। और इसकी कहानी में ये तक प्रॉब्लम थी कि गाइडेंस कहाँ से जाए, क्योंकि पहले ही अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हो गया था ये। तो इसकी गाइडेंस के लिए इसने आफ्पा की मदद ली थी। आफ्पा की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं, पर अभी कहानी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रैंक 146 की। जय हिंद प्रद्युम्ना। जय हिंद सर। क्या हाल भाई तुम्हारा? मतलब तुम्हारा सपना था 8th स्टैंडर्ड में कभी तुमने एनडीए रिवील जैसी डॉक्यूमेंट्री देखी थी और फाइनली अब जाके तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और तुमने इसी के लिए ड्रॉप किया था। ड्रॉप के बाद डर तो लगता है, बट तेरे तेरे दिल में कहीं डर नहीं था? सर अब जिसका सपना देखा है वो पाने के लिए थोड़ा डर और थोड़ी सी रिस्क तो लेनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी जब लास्ट अटेम्प्ट मतलब पता है तो पूरी जान लगा देते हैं। इसलिए मैंने बोला कि ड्रॉप लेते हैं और 100% देते हैं अपना। और सर भगवान की कृपा से हो गया क्लियर। भगवान की कृपा से तो हो गया, बट यार प्रद्युमा, आप हमेशा ये कहते हो कि जो इंग्लिश है ना, ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी और मैं सबसे यही कहूंगा कि इंग्लिश सुधार लो। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें इसके चक्कर में एनडी के रिटर्न में बहुत मेहनत करनी पड़ गई। क्या कारण है इसके चक्कर में? सर मतलब मुझे एक सेंटेंस याद है कि इफ यू डोंट नो इंग्लिश इवन गॉड कांट हेल्प यू इफ यू वांट टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस। क्योंकि सर इंग्लिश सिर्फ आपके एसएसबी इंटरव्यू के लिए जरूरी नहीं है, वो आपके जो पेपर होता है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि 200 मार्क की सिर्फ इंग्लिश होती है। तो सर जो मेरे जैसे स्टूडेंट होते हैं जो स्टेट बोर्ड से या फिर जो मराठी बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनके लिए इंग्लिश ये काफी चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहे और अगर आप डे टू डे लैंग्वेज में इंग्लिश का यूज करें अपने फैमिली के साथ, तो आई थिंक सर एनीवन कैन लर्न इंग्लिश विद इन 2 to 3 months। 2 से 3 महीने में? बट तुम्हारी इंग्लिश की जर्नी कैसी थी? मतलब तुमने कैसे सीखी? तुम्हारे पास क्या ट्यूशन लगाए थे तुमने? पर तुम्हारे पास तो ट्यूशन का टाइम भी नहीं था। नहीं सर, तो फिर? मैं ट्यूशन नहीं लगाए थे। मैंने ये सोचा था कि पेपर में इंग्लिश की मतलब आए या ना आए, लेकिन मुझे बोलनी जरूर आनी चाहिए, क्योंकि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आएगी तो मेरा एसएसबी क्लियर नहीं होगा। तो मैंने इंग्लिश बुक्स रीडिंग स्टार्ट की और मैं पॉडकास्ट भी देखता था, स्पेशली इन इंग्लिश यूट्यूब पे। और सर मैंने डे टू डे लाइफ में कन्वर्सेशन भी इंग्लिश में शुरू की। उसमें मेरा भाई ने भी मुझे बहुत मदद की, क्योंकि हम जब भी बोलते थे हम इंग्लिश में बोलते थे। और उसके बाद आप अगर किसी भी हैबिट को मतलब 1 से 2 महीना कर लोगे तो वो आपका माइंडसेट बन जाता है और फिर बाद में सर इंग्लिश मुझे नेचुरली आने लगी। बहुत सही। पर होता क्या है ऐसे? मतलब तूने पॉडकास्ट सुना, ठीक है, रेदर देन राइटिंग। भाई इंग्लिश लिखना सबको आता है, पढ़ना सबको आता है, सुनना इतना जरूरी क्यों है? देखना इतना जरूरी क्यों है? स्क्रीन पे और सबटाइटल्स देखना इतना जरूरी क्यों है? सर सुनना जरूरी है क्योंकि जब आप सुनते हो तब आपको पता चलता है कि सेंटेंसेस फॉर्म कैसे करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो पेपर में सर इंग्लिश ग्रामर का काम है, पर जब आप स्पीकिंग कम्युनिकेशन की बात करते हो तो मुझे नहीं लगता वहां ग्रामर का कुछ काम है। वहां सिर्फ आपका वो माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे बोलनी है। और जब आप बहुत सारे मतलब लेक्चर सुनते हो या फिर किसी स्पीकर को सुनते हो तो आपको पता चल जाता है कि सेंटेंस कैसे फॉर्म करने हैं और फिर आप अच्छे से बोल सकते हो इंग्लिश। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। नहीं, सुनना बहुत जरूरी, बहुत सही कहा भाई आपने। बट यार, अब शायद भाई एग्री करेंगे, अगर इंग्लिश भाई ने तब सीख ली होती जब अपने एनडी रिटर्न में दे रहे होते, तो उन्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स सारे सब्जेक्ट्स ना पढ़ने पड़ते। क्योंकि भाई के 200 नंबर इंग्लिश के छूट रहे थे। भाई को इतना डर लगता था कि बस ये ना हो पाएगा, बाकी सारी मेहनत कर लूंगा दुनिया भर की, राइट? हाँ हाँ सर। बट पहले अटेम्प्ट में तुम्हारे कितने नंबर थे? सर तकरीबन 370 से 380। कट ऑफ तो निकल गई थी, क्या दिक्कत है उस नंबर में? सर दिक्कत यह है कि मेरिट में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर गलती से मेरे एसएसबी में नंबर कम आ गए और फॉर एग्जांपल कभी कहीं मेडिकल में इश्यू हो जाए कि मैं सिर्फ आर्मी के लिए फिट हूँ, तो सर मेरिट में तकलीफ जा सकती है। तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप जब भी पेपर अटेंड करो तो ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट 400 प्लस, तो आपको मेरिट में तकलीफ नहीं जाएगी कभी। ग्रेट। और अभी भाई के जो रिटर्न में बैठ रहे हैं 440 से 450 बैठ रहे हैं, अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये टॉप 100 में रैंक आने वाले नंबर है। मतलब भाई को दूर दूर तक कोई छू ही नहीं सकता। मेरिट क्या, तुम तो भैया ऊपर से ही आओगे अब। ठीक है, दैट्स ग्रेट मैन। अब यहाँ तक की बात
मेरी आप मतलब आपकी कहानी मुझे समझ में आ रही है, ठीक है। बट यार तुम सतारा से हो, सतारा सिटी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, हर घर में सोल्जर मिलता है। उसके बाद तुम दूसरी जगह आ गए, वहां पर तुम्हें कोई माहौल नहीं था आर्म फोर्स का। इनफैक्ट तुम तो आईआईटी तैयारी कर रहे थे, राइट। तो फिर हाँ ये सर। आईआईटी से एनडीए का ट्रांजिशन हुआ कैसे, और वो भी कोविड का टाइम। ये है क्या, मतलब ये जादू चल क्या रहा है भाई? तुम आईआईटी, हर जगह आईआईटी आईआईटी सुन रहे हो, फिर एकदम से एनडीए का तुम्हारा दिमाग माइंडसेट कैसे मिला? तुमने कैसे रिसर्च किया? अगर एनडीए निकालना है तो क्या करेगा इंसान? सर मैंने जब मतलब आफ्टर टेंथ तो मैंने सोचा था कि मुझे एक बैकअप प्लान की जरूरत है। फॉर एग्जांपल एनडीए में हो ही जाए ऐसा कुछ कह नहीं सकते, तो बैकअप प्लान बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जेडब्ल्यू की कोचिंग लूंगा, उसके साथ में एनडीए की प्रिपरेशन करूंगा, क्योंकि अगर आप जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं तो एनडीए का मैथ्स और एनडीए का साइंस आपके लिए काफी इजी है। तो इसीलिए मैंने आईआईटी जेई चुना। लेकिन ड्यूरिंग कोविड सारी चीजें क्लैश हो गई। फॉर एग्जांपल आईआईटी जेडब्ल्यू मेंस, मेरे बोर्ड एग्जाम और मेरे एनडीए। तो मैंने सोचा कि अब मुझे जेडब्ल्यू की तरफ ज्यादा फोकस नहीं करना, मुझे फोकस करना है एनडीए पे। तो एट द एंड ऑफ द दैट डे मुझे एनडीए पे ही फोकस करना था। तो इसीलिए जेडब्ल्यू की वजह से मेरा मैथ्स और साइंस बहुत अच्छा हो गया, जिसकी वजह से मुझे पहले अटेम्प्ट में मतलब मैंने कट ऑफ तो क्लियर कर लिया, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि अगर मुझे और भी अच्छे नंबर लाने तो मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, और सबसे आसान तरीका यही है कि आप इंग्लिश पे फोकस करो, साइंस पे फोकस करो। भाई ने अपने पहले अटेम्प्ट में साइंस पे फोकस किया था, बट इंग्लिश कमज़ोर होने के कारण भाई ने फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब फिर पढ़ना फिर सब शुरू किया। बट आपका इंग्लिश साइंस मजबूत है, मैथ स्ट्रॉन्ग है, यू हैव सील इट। 400 नंबर तक आराम से आ जाएंगे, राइट भाई? हाँ सर। ठीक है, यहाँ तक की तो कहानी हो गई। पहले अटेम्प्ट में तुम सिर्फ मोटा मोटा एसएसबी को जानते थे, राइट। बट यार मुझे एक बात हाँ सर। समझ नहीं आई, मैं तुम पे कॉल से भी बात कर रहा था, कहीं तो झील होगी ना यार, मुझे पहले अटेम्प्ट में निकालना है। बहुत लोगों की झील होती है। तू तो तेज आदमी है, वैसे भी भागता ही लंबा, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर है, लंबे दौड़ का आदमी। तो लंबा तो तूने सोचा होगा, ये बात तो तय है, मैराथन वाला आदमी है। तो हाँ ये सर। क्या सीन है कि पहले अटेम्प्ट में सिर्फ और सिर्फ कि देख के चले गए एसएसबी क्या है? ये क्या माइंडसेट था? सर लंबा तो सोचा था, और मतलब मैं चाह भी रहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। लेकिन सर सोचना और करना बहुत फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल जो प्लानिंग हम करते हैं वो मतलब उस टाइम हम वैसा परफॉर्म कर पाए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो मैंने भी बहुत सोचा था कि मैं पीपीटी की पिक्चर देखूंगा, बहुत अच्छी स्टोरी बनाऊंगा, नरेशन बहुत अच्छा करूंगा, जीडी में पार्टिसिपेट करूंगा। लेकिन जब मैं वहां गया तो पीपीटी की पिक्चर आई और मैं हो गया ब्लैंक, और मैंने लिख दी प्री कंसीव स्टोरी। इसकी वजह से मेरे जीडी में भी मतलब मुझे बहुत तकलीफ हुई। तो सोचना और करने में ज्यादा बहुत फर्क होता है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे अब करके देखना है। प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीजें करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हो गया। ठीक है, फेयर इनफ। सो यू लव वॉचिंग माई वीडियोस, ठीक है, आपने बहुत देखी है, ठीक है। अशोक सर, हाँ चक्रपाणी सर सब हाँ। देखे हैं। आई होप यू लाइक इट, एंड आई होप थोड़ा तो क्रेडिट होगा यार हाँ मेरी सर। सिलेक्शन में देने में, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल सर, बहुत क्रेडिट। बहुत है, चलो यार, थैंक यू सो मच। बट मैं जानना चाह रहा हूँ, यू चूज आफ्पा, ठीक है। पहली बात तो आफ्पा की फीस है 20,000 के आसपास, ठीक है। तुम्हें ऐसा क्या लग गया कि तुम्हें आफ्पा जाना है? भाई लोग कहते हैं चलो खुद से ट्राई कर लेंगे, 2-3 अटेम्प्ट खुद से ही कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे। तुम्हें लगा नहीं कि ऐसा करना चाहिए? शायद जो मेरी कमियां हैं पीपीएनडीटी की, सीनियर से बात करके या किसी से करके वो हो जाएगी। तुम सतारा से नागपुर गए हो, नागपुर महाराष्ट्र के एकदम कोने में आता है, ठीक है। मतलब मेरे यहाँ से जितना लखनऊ है उतना यहाँ से तुम्हारा सतारा है, सॉरी नागपुर है। तो तुम्हें क्या ऐसा जोश चढ़ा तुम्हें, और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कभी मना नहीं करते थे? सर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है या फिर जो फ्रेशर अटेम्प्ट होता है, वो आपने बहुत सही बात कही कि वो मतलब बेहतरीन अटेम्प्ट होता है। अगर उस टाइम आप परफॉर्म अच्छे से कर दिए तो आपको रिकमेंड होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं स्क्रीन आउट था, तो मुझे पता था कि मैं अभी भी स्टेज 2 का फ्रेशर हूँ। तो अगर मैं अच्छे से परफॉर्म करूँ तो मैं रिकमेंड हो सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी मुझे चांस नहीं लेना, तो सारे प्रोसेस को मुझे अच्छे से जानना है। और जब मैं आपका की वेबसाइट पे गया तो मैंने वहां देखा कि उनका जो रूटीन है उसमें वो जीडी की हो या पीपीटी हो, वो 6-6 बार प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपका जाना है, और मैंने आपके वीडियोस तो देखे ही थे और एसएसएस के इंटरेक्शन देखा ही था। तो मैंने सोचा कि 20,000 लगते हैं तो कोई बात नहीं, इट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट। और मेरे मम्मी पापा भी बोले कि अगर तुझे जाना ही है तो तू जा। और सर मतलब मुझे उसका रिजल्ट मिला। नहीं, रिजल्ट तो है ही, तभी आज हम यहाँ मुलाकात कर पा रहे हैं। बट भाई अब मेरे को समझना है, नॉर्मली जब आफ्पा जाते हैं ना तो लोग तैयारी करके जाते हैं, वो बोल के आते हैं करंट अफेयर करो, ये करो, वो करो, ठीक है। तुम्हारी क्या थी?
क्योंकि यहाँ पर तुम अब बहुत एस्पिरेशन लेके जा रहे हो अब रिकमेंडेशन होने के लिए, बात समझ रहे हो, और ऊपर से अब तुम कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। और मैं भाई के बारे में बता दूं, भाई मैराथन रनर है। जितने बजे हम मतलब सोने का सोचते भी नहीं ना भाई, खा पी के सो चुका होता है 8:30 9 बजे तक। आज बाई चांस सिर्फ इस इंटरव्यू के लिए भाई 9:30 बजे जगा हुआ है, ठीक है। अब मेरे को ये बात बता कि अभी तूने क्या प्रिपरेशन की है, अभी भी खुद से तो करना ही है काम, आप पर जादूगर तो है नहीं कोई फिर। तो बिल्कुल सर, खुद से तो करनी है, हाँ। लेकिन कैसे करनी, क्या करनी है वो पता ही तो होना चाहिए ना। हाँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको दौड़ना है, लेकिन किस दिशा में दौड़ना है, नॉर्थ दौड़ना है या साउथ दौड़ना है, वो पता होना चाहिए। तो आपका में वो दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मैजिक पिल, बट वो बताएंगे कि आपको करना क्या है, मतलब आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को उस लेवल की पर्सनैलिटी कैसे बना सकते हैं। तो यही चीजें मैंने आपका में। ठीक है, ये अब आफ्फा आफ्फा बहुत हो गया, हम आफ्फा के बियॉन्ड चल रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बताओ तुम्हारे लेसन्स क्या है, मुझे लेसन सुनने में बहुत इंटरेस्ट है। आफ्फा ये समझ गए, आफ्फा ये जान जाएंगे। अब मुझे बता जानना है कि अगर मान लो आफ्फा ही गए हो तुम, तो अब ऐसा क्या हो गया कि पहले अटेम्प्ट में तुम स्क्रीन आउट हो रहे हो और दूसरे अटेम्प्ट में स्क्रीन स्क्रीन इन छोड़ो रिकमेंड भी हो गए, तो क्या टेक अवे लेसन है वहां पर? सबसे बड़ा टेक अवे है कि वो बहुत मतलब जो टास्क है वो सिर्फ एक दो बार नहीं, वो छह छह बार कंडक्ट कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्पीक अबाउट स्क्रीनिंग, दे टुक स्क्रीनिंग 6 टाइम। तो उसमें मतलब मैंने जो भी गलतियां मुझे वहां करनी थी मैंने पहले ही कर दी वहां पे। तो उससे मुझे पता चला कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि मेरी जब रियल में स्क्रीनिंग हुई तो मैंने वो गलतियां रिपीट नहीं की और मैं स्क्रीनिंग हो गया। अनदर टेक अवे इज दैट कि वो आपको मतलब ऐसे नहीं कि आप ये लिख दो तो आप रेकमेंड हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं। वो बताते हैं कि ये डिजायर्ड स्टोरी है, ये डिजायर्ड रिस्पॉन्स है जो आपको देना है, तो वो आपका नेचुरली दो और आप हो जाओगे बस। तो ये बट ठीक सबसे है, बड़ा बट तुम हमेशा मुझे बोलते हो कि मैं प्री कंसीव स्टोरी लेके जाता था, राइट? मुझे अभी भी याद है तुमने साफ साफ कहा था, राइट? अभी हाँ मान लो सिंपल मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे पीछे पर्दा है, राइट, और खाली यही एक पिक्चर है तुम्हारे सामने, तो तुम्हारा प्री कंसीव तो यही होगा ना, बंदा इंटरव्यू दे रहा है। तो ऐसा नहीं, मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी कि मैं जाने के पहले मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी, और प्रैक्टिस मैंने गलत डायरेक्शन में की। मतलब साइकोलॉजी में मुझे बात एक याद है कि आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है, आपको जानना है कि किस दिशा में आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप वैसी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर उसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आप अगर गलत डायरेक्शन में प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मैंने जब वहां पे गया तो उन्होंने बताया कि दिस इज डिजायर्ड स्टोरी, दिस इज अनडिजायर्ड स्टोरी। तो मुझे पता चल गया, तो उसकी वजह से अगर मेरे सामने वो फिर से पिक्चर पे आए तो मुझे पता है कि ये गलतियां नहीं करनी है, ये चीजें मुझे नहीं लिखनी है जिसकी वजह से मैं रिजेक्ट हो सकता हूँ। ठीक है। तो अगर वो पिक्चर भी आ गई तो भी मैं उस पर स्टोरी लिख दूंगा। ठीक है, मैं एग्री हूँ, ये ना बहुत मोटा मोटा है, बहुत मोटा मोटा है। मैं अभी भी सच जानना चाह रहा हूँ। मुझे जानना है कि भाई जो हमारा सामने भाई बैठा है, एनडीए रिकमेंडेड है, सेकेंड अटेम्प्ट में रिकमेंडेड है, अपनी ड्रीम लाइफ जीने जा रहा है आर्मी की, उसने पिक्चर परसेप्शन को देखा कैसे है? लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा ही एनवायरनमेंट है, तेरा ही एनवायरनमेंट है, मुझे तेरा एनवायरनमेंट दिख रहा है कि एक बंदा फॉर्मल पैंट शर्ट में बैठा हुआ है, हाथ मतलब ईयरफोन लगे हुए हैं, ठीक है, और पीछे बैकग्राउंड एकदम मिडिल क्लास फैमिली का है, बहुत पुराने बोर्ड्स होते हैं जो होते हैं वो वैसा है, ठीक है। हो सकता है गवर्नमेंट क्वार्टर्स हो, क्योंकि ये लोग पीछे कलर का येलो कलर का दरवाजा भी मुझे दिख रहा है। तो अगर इन छोटी छोटी डिटेल्स पे जाएं तो इन डिटेल्स की क्या वैल्यू है जो बैकग्राउंड में होता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ एक पिक्चर के अंदर। बिल्कुल सही सर, बैकग्राउंड की बहुत वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको पीछे माउंटेन्स दिख रहे हैं हाँ। तो जनरली उस पर फोकस नहीं करते। और फॉर एग्जाम्पल मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मुझे जब भी माउंटेन दिखते हैं तो मैं बोलता हूँ वो वेस्टर्न घाट। लेकिन अगर वहां पे स्नो है तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो वेस्टर्न घाट है, वो हिमालय हो सकता है या फिर दूसरा हो सकता है। इसीलिए बैकग्राउंड बहुत जरूरी है। तो और बैकग्राउंड से ही छोटी छोटी चीजें अपनी मुझे मतलब मिलती है, जिसकी वजह से हम एक ऐसा पॉइंट जोड़ पाते हैं जिससे सब ग्रुप एग्री करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोल दिया कि बैकग्राउंड में मैंने स्नो देखी थी, और तो ये तो डेफिनेटली हिमालय है, तो वहां कोई आपके साथ आर्ग्यू नहीं करेगा। इसलिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फेयर इनफ, मैं समझ गया। पर पीपीनीटी का खाली ये वन स्टेप है, जो माइन्यूट डिटेल्स को देखना है ना, बैकग्राउंड में क्या है, एग्जैक्टली क्या है, उन चीज़ों को अगर हम समझ गए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, मतलब पिक्चर बनाना आसान हो जाता है। बट पिक्चर बनी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, जब प्री कंसीव बनाते हैं ना तो हमें कई चीज़ें बताती हैं पॉजिटिव बनानी है, ठीक है, तो हम कुछ देसी स्टोरी लगाते हैं जो हर जगह लगती है। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे एक पिक्चर अच्छे से याद है और हमारे व्यूअर्स देख भी पा रहे हैं। पिक्चर ऐसी है कि एक बच्चा पढ़ रहा है और साइड में लैंप लगा हुआ है, आई एम श्योर आपने भी देखी होगी, राइट?
छोटे सा एक खाना बना हुआ है, तो बच्चे बना देंगे एनडीए की तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है गरीब परिवार से, तो और ये अब एग्जाम निकाल गया। तुम ये पिक्चर, क्या ये स्टोरी गलत है? मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर तुम्हारे होते तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू कैसे चेंज होता इसके रिगार्डिंग? सर कोई पिक्चर राइट या रॉन्ग तो नहीं होती, तो गलत तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ आपने जैसे बताया कि उसके बैकग्राउंड में वो उसकी पुअर कंडीशन है, हाँ। तो हाँ एग्जाम प्रिपरेशन डेफिनेटली एक स्टोरी हो सकती है, बट क्यों ना हम ऐसी स्टोरी बनाए कि फॉर एग्जाम्पल वो लेबर के लिए गया, उसने कहीं पे वर्क किया 1-2 दिन, और उसने जो अपनी जो लाइटिंग की फैसिलिटी थी घर में जो उसके पास नहीं थी, तो उसने उस पैसों से एक सोलर बल्ब खरीद लिया एक्सेट्रा, जिसकी वजह से वो कभी प्रॉब्लम रही नहीं। तो हम इस डायरेक्शन से भी सोच सकते हैं, और ये आई थिंक मोर क्रिएटिव और मोर इमेजिनेटिव है सोचने का। ओके, सो मतलब एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़्यादा बेहतर है और वो ही इमीडिएट होता है। ये क्या चक्कर है कि आप कहानी को अगले 5 साल के लिए आगे की नहीं बना सकते? वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेक अ स्टोरी विद इन अ 6 मंथ और अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम? ये क्या चक्कर है? सर क्योंकि अगर आप बहुत मतलब लंबा प्लान बना रहे हो तो वो आप डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे 8 से 10 लाइन में, बट अगर आप एक शॉर्ट शॉर्ट टर्म गोल ले रहे हो तो वो आप स्पेसिफिक एक्शन एक्शन डाल पाओगे और वो स्टोरी भी जल्दी बन जाएगी। तो इसीलिए कभी भी शॉर्ट टर्म जो गोल होता है वो फेवर करना चाहिए लॉन्ग टर्म गोल से। पर शॉर्ट लॉन्ग टर्म बन जाएगा। मान लो एक बच्चा है, तुम ही हो, तो मैंने कहा कि बच्चा पढ़ रहा है, इसने मेहनत की, मेहनत करने के बाद इसने एनडी निकाला, एनडी के बाद एसएसबी निकाली, एसएसबी निकालने के बाद मेडिकल क्लियर किया, मेडिकल किया, फाइनली वो आज इंडियन आर्मी में पैराशूट रेजिमेंट में ऑफिसर है, और उसने फिर वहाँ वहाँ के बाद बहुत सारे ऑपरेशन किए। ये बच्चे बनाते हैं स्टोरी, और हो सकता है तुमने आफा ज्वाइन करने से पहले बनाई हो, हाँ तो इसमें रॉन्ग क्या है? तुमने अभी लॉन्ग टर्म स्टोरी शॉर्ट में कन्वर्ट कर तो दी, प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो शॉर्ट स्टोरी इंपॉर्टेंट क्यों है? शॉर्ट टाइम इंपॉर्टेंट क्यों, नॉट शॉर्ट स्टोरी? इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन क्या एक्शन डाले कि उसने एनडीए का एग्जाम निकाला, एसएसबी निकाला, मेडिकल निकाला, एनडीए ज्वाइन हो गया, ये मतलब ये इतने एक्शन नहीं है। तो फॉर एग्जांपल सर मैं उसी को शॉर्ट कर देता हूँ कि उसको लेट्स से दैट उसको इंटीग्रेशन में तकलीफ है, तो उसके मतलब मैं ऐसे ऐसे स्टेप ला लूंगा कि उसको इंटीग्रेशन में तकलीफ है, उसने देखा कि उसको जो फॉर्मूला है जो याद नहीं होते, तो इसीलिए वो यूट्यूब पे गया, उसने सारे फॉर्मूला निकाले, उसके नोट्स बनाए, उसने याद कर लिया, फिर उसने मॉक टेस्ट लगाई, और उसके बाद उसको देखा कि थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म गोल से ज्यादा जो शॉर्ट टर्म गोल है उसमें मैं ज्यादा स्पेसिफिक एक्शन डाल सकता हूँ। ओके, सो वैल्यू एक्शंस किए किसी गोल को अचीव करने की, रेदर देन गोल पुट करने के, राइट? हाँ हाँ सर। फेयर इनफ। मुझे बात जाननी है यार, तुम्हारी इंग्लिश वीक थी, राइट? एग्री? और जो गोवर्धन सर यस हैं उन्होंने कहा था कि यू हैव अ फेयर पोटेंशियल एंड यू कैन डू इट। आफ्पा यस। ज्वाइन करने से और तुम्हारी इंग्लिश सीखने के बीच में कितना फर्क है? मुझे जानना है पहले, कितने मंथ का फर्क है? तुमने कितने मंथ में, कब, कौन सा मंथ था जब तुमने इंग्लिश को स्पोकन में लिया आए थे? सर जब मैं सितंबर में स्क्रीन आउट हुआ तब वहां से मैंने इंग्लिश को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। ठीक उसके है। बाद मेरे पास 1 ही मंथ था एनडीए के प्रिपरेशन के लिए, तो उस टाइम पे भी मैं ज्यादा फोकस नहीं कर पाया, बट जैसे ही मेरे एनडीए का पेपर हो गया मैंने अपना पूरा ध्यान इंग्लिश कम्युनिकेशन पे डाल दिया, और उसके बाद मैं एक लेवल पे पहुंच गया था जहां मैं इजीली कम्युनिकेट कर सकता था इन क्लियर एंड कंसाइज वे। उसके बाद में जब आपका पे गया तो वहां पे कर्नल रवि नायर हमारे लेक्चरेट लेते थे, तो उनके सामने लेक्चरेट दे दे के मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा, उसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल और अच्छी हो गई। ठीक है, फेयर इनफ। बट यार एक बात समझ नहीं आ रही, तुम्हें ऐसे लगता है कि पहले हिंदी में बोलूं फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूं? तुम्हारे दिमाग में ऐसा काम नहीं करता तुम्हारा दिमाग? नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं सर, ये बहुत रॉन्ग अप्रोच है कि हम हिंदी या मराठी में सोचते हैं और इसको फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, तरीका तो सब लोग ये करते हैं। नहीं नहीं, ये गलत अप्रोच है, आपको इंग्लिश में ही थिंक करना है और फिर इंग्लिश में ही बोलना है, और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलने लगे। अगर आप हिंदी और मराठी को इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो वो कुछ अलग ही बन जाता है। इससे अच्छा ट्राई ये करो कि इंग्लिश में थिंकिंग करनी है और उसके बाद ऑटोमेटिकली आप इंग्लिश बोलने लगोगे। ठीक है, अभी तुमने मेरे को बहुत सही बतवाई थी कि तुम सुनो इंग्लिश में, देखो इंग्लिश का, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली इंग्लिश आ जाएगी। मैं जानना चाहता हूँ, शुरुआत में तो समझ में ही नहीं आता, आई थिंक वीक्स गए होंगे, वीक्स, जब समझ में ही नहीं आ रहा होगा ये हो क्या रहा है। नहीं सर, उतना बेसिक का इंग्लिश का आइडिया तो था मुझे कि मतलब अगर कुछ सुन रहा हो तो वो समझ रहा था। फॉर एग्जाम्पल कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड होते थे वो समझ नहीं आते थे, तो वहां मैं डिक्शनरी रेफर करता था। लेकिन ऐसा अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो समझ आता था, मुझे सिर्फ बोलना नहीं आता था। ठीक है, तो तुमको समझ में आने लगा, बट अभी फिर बोलने का क्या है? बोलने कौन बोल रहा है तुम्हारे साथ? तुम्हारा भाई? हाँ ओके, फेयर इनफ। पर भाई की इंग्लिश बहुत सही थी क्या?
नहीं सर। तो जब दो हम बंदों को अंग्रेजी आती नहीं है और दोनों बंदे अंग्रेजी सीख रहे हैं, बिल्कुल सर। पर अंग्रेजी सिखा कौन रहा है? सर यहाँ पे सीखा कोई नहीं रहा है, हम सीख रहे हैं। आप अंग्रेजी तभी सीखोगे जब आप ट्राई करोगे, और वो एक मिथ है हमारे अंदर की हमें परफेक्ट इंग्लिश बोलनी है, पर ग्रामर पूरा परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अभी एसएसबी लेकर आया हूँ, तो ऐसा कोई भी नहीं था जो परफेक्टली ग्रामर बोल मतलब ग्रामर के साथ इंग्लिश बोलता है। तुम्हें बस इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, तुम्हारा मतलब जो भी तुम सोच रहे हो, जो भी तुम्हारे थॉट्स है वो वर्ड्स में पुट करने आनी चाहिए, बस इतनी ही इंग्लिश जरूरी है एसएसबी के लिए। यस, डॉक्टर कमांडर इनके नटराजन, जो इनके मेंटर और मेरे मेंटर दोनों के हैं, वो खुद कहते हैं कि अगर उनसे कोई इंग्लिश ग्रामर का कुछ भी पूछ लेना वो बता नहीं पाएंगे, पर वो बुक्स के ऑथर हैं। तो ये बहुत बिल्कुल बड़ी बात है। दिस इज द थिंग कि आप ट्राई करो, हो जाएगा। वॉच इंग्लिश मूवीज, और जिसके साथ सर। मौका लगे तो आप बात करो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। इंग्लिश का टीचर ऐसा ज़रूरत नहीं है अभी आपको, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। ये तो इंग्लिश का स्ट्रगल था, ठीक है। पर जब तुम गए तो तुम्हारे पास ट्रेनिंग में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, अग्रेसिवनेस। हाँ प्री कंसीव नोशन तो था ही, पर अग्रेसिवनेस भी थी। अभी अग्रेसिवनेस ऐसी चीज़ होती है कि बाय नेचुरली होता है, मतलब इंसान अगर अंदर से अग्रेसिव है तो है। और ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन के साथ ये होता है, मेरे साथ भी है, तुम्हारे साथ भी, नॉर्मल बात है, क्योंकि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में अग्रेसिवनेस एक कॉमन चीज़ होती है जोश दिलाने के लिए। क्लियर है? बिल्कुल। अब ये अग्रेसिवनेस जाएगी कैसे? मतलब तुम्हारे दिमाग में तुमने मुझे बताया फोन पे, सर जिस दिन समझ में आ गया कि इसके साथ काम नहीं हो सकता तो मैंने छोड़ दी। मतलब ऐसा था, कंधे पे लटकी हुई थी अग्रेसिवनेस, घेर दी तुमने। ये कैसा लॉजिक होगा भाई? पर कैसे, मतलब हाउ डिड यू कंट्रोल अग्रेसिव? मतलब होता है अपना ही आवाज़ बहुत ज़ोर से देना, आपके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, आपका चेहरा बदलता है, ऐसा लगता है आप गुस्सा कर लो। तुमने कैसे कंट्रोल किया? हर वक्त आईना तो नहीं रहेगा तुम्हारे सामने। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है बॉडी लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्रेसिव हो तो आप हैंड मूवमेंट ज्यादा यूज करोगे, आप दूसरों के पर्सनल स्पेस में घुस जाओगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो आपका बॉडी लैंग्वेज स्टेबल करना। हैंड मूवमेंट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, अगर करना भी है तो अपने पर्सनल स्पेस में यूज करना है, दूसरे के पर्सनल स्पेस में जाना नहीं है। अगर ये आप कर लोगे तो अपने आप अपना आपका जो एग्रेसिवनेस है वो कम हो जाएगा। उसके बाद सर जब भी नरेट कर रहे हो या फिर सीडी में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो चिल्लाना नहीं है। मतलब अपने को समझ जाता है कि इस लेवल के बाद जो अपनी वॉइस है वो ज्यादा एग्रेसिव हो रही है, और इस लेवल के पीछे है वो सिंपल है। तो बस इस बात का ध्यान अगर आप रखोगे तो आपका एग्रेसिवनेस कम हो जाएगा। और ये मेरे साथ भी थी कि सर मुझे भी बोलते थे कि मेरे हैंड मूवमेंट ज्यादा है, मैं दूसरों के पर्सनल स्पेस में घुस जाता हूँ। लेकिन उसके बाद जब मैं काम और कूल बैठने लगा और अपने हैंड मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर लिया तो अपने आप एग्रेसिवनेस नीचे आ गया। ठीक है, ये बात ठीक है, मैं सारी बात समझ गया। मेरी भी एग्रेसिवनेस की प्रॉब्लम थी, सर ने मुझे भी टोका। बट एग्रेसिवनेस के साथ ये है कि मैंने एक बात नोटिस की है, वो तभी जाती है जब तुम प्रैक्टिस में जाते हो। मतलब हर बार जब तुम गए तो तुम्हें पता लगता है यहाँ भी टोका, यहाँ भी टोका, अब कम हो रहा है, अब टोकना बंद हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आफा में खास बात क्या है कि जब हम आफा में जाते हैं ना तो हम सब स्प्रे कर रहे होते हैं, आज हमारा नाम ना बोला जाए कि भैया हमें ये गलती थी या ये बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ, राइट। नटराजन सर आते थे, राइट। वरना सर बोल दिया करते थे जिसका नाम नहीं लिया वो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ तक की बात क्लियर है। स्क्रीनिंग के 6 दिन जा रहे हैं, बट यार आफा इज़ लाइक एक मोल्डिंग मशीन। मतलब आपको 15-16 घंटे पहले हफ्ते तो एकदम जमा के रखता है, सिर्फ बिस्तर से उठना और सोना याद रहता है, कि वरना फिर पूरे टाइम क्लास में बैठे रहते हो आप, ठीक है। अभी मेरे को जानना है कि उस प्रोसेस में तुम पहला स्टेज था साइक का, ठीक है। साइक में तुम्हारी अशोक सर से 1-to-1 मुलाकात हुई होगी, जो एक रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। और तुम्हारी ग्रुप में भी बात हुई होगी। बियॉन्ड दैट कि पिक्चर को बैकग्राउंड के साथ रिलेट करके कैसे ऑब्जर्व करना है और शॉर्ट टाइम का गोल बनाना है, इसके बियॉन्ड तुमने क्या सीखा है? कई बार तुम्हें ये भी तो आता होगा एक्शंस नहीं आ रहे हैं, मुझे कैसे पता कि एक डॉक्टर वहाँ क्या करेगा, इंजीनियर क्या करेगा वहाँ पर? मैं तो खुद 12th क्लास का बच्चा हूँ, ये भी तो दिमाग में सवाल आता है। फिशरमैन की वहाँ रोल क्या होगा? कई इतने ऐसे ऑक्यूपेशन होते हैं, तुम्हारे दिमाग में कभी दिमाग में आया नहीं? उसके लिए सर ने बताया था कि आप अपना एक्सपीरियंस पढ़ो। फॉर एग्जांपल आप बुक्स पढ़ सकते हो या फिर आप टीवी पर चैनल जैसे डिस्कवरी, हिस्ट्री टीवी 18 या फिर नेशनल ज्योग्राफी, जहाँ पर आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाता है। तो आपके पास आइडियाज होने चाहिए, और आइडियाज तभी आएंगे जब आप दूसरे आइडियाज को ग्रास्प करोगे, या तो किताबों से या फिर टीवी से या फिर इंटरनेट से। तो वो वही चेक करे कि आप कितनी इमेजिनेटिव हो, आपने लाइफ में मतलब क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, ये सभी टैग में आता है। तो इसको बढ़ाने का एक ही तरीका है कि न्यूज़पेपर पढ़ो, बुक्स देखो, बुक्स रीड करो, और उसके साथ
टीवी पे भी अगर आप अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको आइडियाज आएंगे। बिल्कुल, ये यहाँ पर भाई ने बोलने के लिए नहीं बोला है, ये सच बात है। आपके एक्सपीरियंस दो तरह से, या तो आप जिंदगी जी लो, सारे पल जी लो, वो पॉसिबल नहीं है, तो आप दूसरों के पल से सीख लो, किताबों से, बुक से, डॉक्यूमेंट्री से, और यहीं से ही पता लगता है कि हमें स्टोरी में क्या डालना है। अब फिशर में, मैं कभी फार्मर नहीं रहा भाई, फार्मर नहीं रहे हैं, आई थिंक बैकग्राउंड उनका नहीं है, पर फार्मिंग के बारे में हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज पता होंगी, बेसिक फार्मिंग के स्टेप्स क्या है हमें पता होंगे, क्योंकि हमने न्यूज़ में देखा है या हमने पढ़ा है या रिसर्च खुद से भी करी। डॉक्टर्स के बारे में तो मैंने खुद से बैठ के रिसर्च की, डॉक्टर्स फर्स्ट एड करेगा तो कैसे करेगा, और आम आदमी फर्स्ट एड करेगा तो कैसे करेगा, ये बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। ओके, यहाँ तक हो गई बात। बट यार अब थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। तुम वहाँ पर आफवा में जम चुके हो, लर्निंग हो चुकी है, तुम्हारा जो बैच था वो रेड बैच था, राइट, रेड चेस्ट नंबर था, सभी के लगे हुए थे, तुम्हारी घुल मिल चुकी है। व्हाट हैपन जब तुम्हारा बैच ही बदल दिया गया और तुम जीटी में परफॉर्म नहीं कर पाए थे, क्या हो क्या रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा। तो सर मैं अपने ग्रुप के साथ काफी घुल मिल गया था, तो मुझे पता था किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेस है, और मतलब एक बॉन्ड बन जाता है जब आप इतने दिनों के साथ किसी के साथ रहते हो। तो वो ग्रुप में मैं यूज टू हो गया था। तो जब मैं मेरा पीजीटी और एचजीटी का ट्रायल हुआ तो वो दूसरे ग्रुप के साथ था, और उन लोगों से मेरी इतनी मुलाकात नहीं थी, तो एट दैट टाइम आई वाजंट एबल टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेक्टेशन। तो उससे मुझे ये भी एक सीखने को मिला कि एसएसबी में भी यही होगा, ऐसा नहीं होगा कि जो मेरे मतलब जो मेरे पहचान के है वही मिल जाए। तो उससे एक एक्सपीरियंस भी मिला, और उससे मुझे पता चला कि मतलब अनफेमिलियर लोगों में अपने आप को कैसे हैंडल करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये मैंने सीखा वहां पर। ठीक है, बट अच्छा मुझे एक बात याद आ गई, मैं इस पर दोबारा आऊँगा जीटीओ पे, पर मुझे एक बात याद आई, आप ज़्यादातर लोगों का ये मानना होता है जो पीआईक्यू फॉर्म में लिखा है उसके रिगार्डिंग ही स्टोरी बनानी है, भाई जो हमने लिखा ही नहीं है तो वो कैसे हो सकता है वहाँ पर। ऐसा नहीं है, जैसे भाई ने बताया, वास्ट एक्सपीरियंस ऑलवेज गिव बेटर स्टोरी, वो ज़रूरी है, राइट भाई, एग्री करोगे। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर आना चाहूँगा सेल्फ डिस्क्रिप्शन में, साइक खत्म करने से पहले मैं जीटीओ पे वापस आऊँगा, पर मैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आना चाहूँगा। सेल्फ डिस्क्रिप्शन में मदर, मतलब आई मीन पेरेंट्स, टीचर और फ्रेंड्स, तीन सेक्शन होते हैं। उन तीनों में खास बात ये अलग है कि तीनों का ही मानना हमारे रिगार्डिंग अलग होता है। बट क्या वहाँ पर पॉजिटिव स्ट्रेंथ जो है वो कैसे दिखाएगा आदमी, क्योंकि यार पेरेंट्स जो मानते हैं वो टीचर्स नहीं मानते, जो टीचर्स मानेंगे जो फ्रेंड्स नहीं मानेंगे, और जो वीकनेस माँ को लग रही है वो टीचर को नहीं लगेगी। तो उसको कैसे प्रेजेंट करोगे, या तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू था क्या उसके रिगार्डिंग, और तुम कहते हो सच लिखो, सच तो कड़वा भी हो जाता है कई बार। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन एसएसबी। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, एग्री, बट क्या मतलब उम, फिर भी मतलब पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है यार। मान लो जो पेरेंट्स को अच्छाई दिख रही है वो नहीं दिखेगी ना एक टीचर को, दोनों का सर्कल ही अलग है। टीचर्स मानती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स का मानना अलग है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस अलग हो जाता है। तो तुम उसे हैंडल कैसे करते हो, या आफ्वा का क्या लेसन है, कुछ तो बताओ। सर पहला तो जब एसडी लिखता है तो मतलब जब भी आप लिखते हो तो ये बात याद रखनी है कि झूठ नहीं लिखना है, क्योंकि वो आपके मतलब आपके अगेंस्ट जाएगा। तो सबसे पहली बात तो जो भी लिखना है सच लिखना है। और एक रफ आइडिया होता ही है कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं। एग्री। तो जो वो ट्रूथफुल लिखो। और टॉकिंग अबाउट वीकनेसेस, वीकनेसेस भी आपको एक दो मेंशन करनी है। तो वहां पे भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपकी क्या वीकनेस है। हाँ सर, फॉर एग्जाम्पल मेरे फ्रेंड सोचते हैं कि मैं ज्यादा ओवर डिसिप्लिन हूँ व्हेन इट कम्स टू फॉलोइंग रूटीन और डूइंग एक्सरसाइजेस। तो ये हो सकता है। और उसके बाद टीचर्स बोलते थे कि मैं थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हूँ, अकेला रहना पसंद करता हूँ। तो ये जो भी बात है सच बात है। तो आपको जो भी बातें लिखनी है सच लिखनी है। और कुछ मतलब डर नहीं होना चाहिए कि अगर ये लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल बातें नहीं लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मतलब मजाक मजाक में लोग लिख देते थे कि आई एम डिसऑनेस्ट, नो वन कैन ट्रस्ट मी। तो ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि ये आपके अगेंस्ट में जाएगा। तो कुछ भी चीजें नहीं लिखनी है, ट्रुथफुली चीजें लिखनी है, लेकिन ऐसी चीजें नहीं लिखनी है जो आपके अगेंस्ट में जाए। ठीक है, फिर सब ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। भाई अगर हम जीटीओ में वापस आए तो स्क्रीनिंग के बाद अगर फिश मार्केट कहीं बनता है तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में बनता है, राइट। और वो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में लोग भसड़ की तरह बोलते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि आज मौका नहीं मिला, क्योंकि होता भी है ना कि सारे हो गए, लेक्चरेट हो गया, जीडी हो गया, सब हो गया, तो ये अब आखिरी मौका मिला परफॉर्म करने का। तो व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी ओवर देयर ग्रुप प्लानिंग में, क्योंकि भाई सभी लोग बोल रहे हैं, फिर अगेन फिश मार्केट बन गया, तुम्हारे तो एग्रेसिवनेस वापस आ जाता होगा किसी भी तरह, और तुम्हारी तो बॉडी ऑटोमेटिकली लीन हो जाती होगी आगे की तरफ, झुक जाती होगी। और सर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के पहले जीडी होता है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो जीडी होते हैं तो आप उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करें। क्योंकि क्या होता है
जो लोग जीडी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते उनको लगता है कि अभी एक ही मौका बचा है, वो है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इसलिए ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में बहुत फिश मार्केट होता है। तो आप ये इंश्योर करें कि जो पहले 2 जीडी हो रहे हैं उसमें आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट सर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, डिस्कशन से ज्यादा मुझे लगता है कि आप जो सोल्यूशन लिखते हो वो ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि डिस्कशन में तो फिश मार्केट वाली सोल्यूशन होनी है, लेकिन वहां पर भी आप अपने पॉइंट प्रेजेंट करो दूसरों के सामने, और एग्रेसिव मत हो, दूसरों के पॉइंट को सुनो, दूसरों को इंटरप्ट मत करो, बिकॉज कोऑपरेटिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मतलब कॉन्स्टेंटली दूसरों को इंटरप्ट कर रहे हो, दूसरों को बोलने का मौका नहीं दे रहे हो, तो ये आपके अगेंस्ट में ही जाए। बिल्कुल, अब भाई ने बहुत सही बात बोली। लोग एसएसबी मानते हैं, जो जितना भी रिटर्न पेपर है, चाहे ओआईआर हो, चाहे जीपी हो, चाहे कुछ भी हो, मानते हैं कि इसकी वैल्यू नहीं। भाई एसएसबी में जो भी चीज़ हो रही है वो हर चीज़ काउंट होती है। देयर इज नथिंग कि आप ये कह दो कि ये कम है ये ज़्यादा है। ये हमारा काम नहीं है जज करने का, वो उनका काम है, वो देख लेंगे। हमारा काम परफॉर्म करने का है। ठीक है, अब यहाँ से भाई आगे चलते हैं। ज़रा ग्रुप प्लानिंग की बात मैं समझ रहा हूँ, पर ग्रुप प्लानिंग में कई बार आपको लगता है कि यार ग्रुप अलग गलत डायरेक्शन में जा रहा है, और मैं जानता हूँ एक सही पॉइंट है। या पहले डिसाइड कर लिया जाए मीटिंग पॉइंट कहाँ होगा, उसके बाद हम आगे कहीं कहीं चले जाएंगे। हो सकता है आपका ये मानना हो, बाकी सब लोग डिसाइड कर रहे हैं जब सारा प्लानिंग हो गया तब मीटिंग पॉइंट डिसाइड कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों में आप कैसे डील करते हो आप? क्योंकि आपके पॉइंट हो सकता है सही हों, और लड़के मतलब लड़के या लड़कियां दोनों ही अड़ जाते हैं अपनी बात सिद्ध करने के लिए सही, कि मैं सही तो कह रहा हूं तो सुनो ये बात को। तो आपके साथ भी तो होता होगा। अगर आपको लगता है कि आपका पॉइंट रिलेवेंट है तो आप उसको प्रेजेंट करो इन फ्रंट ऑफ ग्रुप, एक बार करो, 2 बार करो, लेकिन आपको लग रहा है कि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो मेरी एडवाइस यही है दैट यू शुड गो विद द ग्रुप, क्योंकि अगर आप वहीं पे अड़े रहोगे तो यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन द ग्रुप, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। आपने पॉइंट दिया है, वो जीटीओ जरूर सुन लेगा। अगर आपके दोस्त नहीं सुन रहे लेकिन जीटीओ बैठा है वहां पे, वो जरूर सुनेगा। तो अगर नहीं सुन रहे तो एट द एंड ऑफ द डे गो विद द ग्रुप, क्योंकि दिस इज आई थिंक द बेस्ट स्ट्रेटेजी, क्योंकि अड़े रहना भी एक अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, भाई ने सही कहा। भाई इंडियन आर्मी में जो ग्रुप फैसला लेता है उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है, चाहे सही हो चाहे गलत हो। आई थिंक दिस इज द रीज़न कि यहाँ पर भी यही एक एप्लीकेशन होती है। अब यहाँ से भाई हम आगे चलते हैं, हम जीपी समझ गए, पर मेरे को एक बात बताओ, आपके पास स्टेज का एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास सड़क पे भागने का एक्सपीरियंस है, 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर। हाउ यू नो कैसे आपने डर हटाया? एक मैराथन रनर कैसे अपना स्टेज फियर हटा दिया अपना? सर मतलब एज ए एथलीट तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की मेरे में मतलब कभी प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मुझे अपने पे बहुत यकीन है। तो सर वो स्टेज फियर मतलब जब आपके पास नॉलेज होता है, जब आप प्रिपेयर करके जाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डर लगेगा जब आप लेक्चर देते हो। बट यार कई बार होता है ना, नॉलेज आते हुए भी इंसान ब्लैंक हो गया, ये तो हुआ होगा। मतलब सर अगर ऐसा हो रहा है तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके, अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन आप वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे इन फ्रंट ऑफ ग्रुप, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस इसकी, आप लेक्चर रेट की बुक ले लो या फिर कोई भी टॉपिक ले लो, प्रिपेयर और इन फ्रंट ऑफ मिरर प्रैक्टिस करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका डर भी खत्म हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि मतलब टाइम का आइडिया भी लग जाएगा कि 3 मिनट में कितना बोलना पड़ता है, तो आप अटकोगे नहीं कभी। ठीक है, फेयर इनफ, मैं ये बात मान गया कि आप अटकोगे नहीं, फिर मतलब प्रैक्टिस तो लगेगी। द कर्नल नायर, आई रिमेंबर हिम वेरी विविडली, देयर इज ऑलवेज अ वर्ड्स इन हिज माउथ कि यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर ये सुधार लो, यहाँ पर ये डाल लो, यहाँ पर वो डाल लो। ठीक है, सो यू आर वेरी स्टूडियस गाय। तुम्हारे केस में क्या होता था? सर मुझे हमेशा बोलते थे कि मतलब तुम करंट अफेयर से इस टॉपिक को रिलेट नहीं कर पा रहे, तो करंट अफेयर से इस टॉपिक को रिलेट करो, बस यही एडवाइस तो हर बार मुझे देते थे। तो ये क्या है करंट अफेयर से रिलेट कर पाओ? भाई तुमने फॉर श्योर सर की एडवाइस मतलब बहुत सीरियसली ली। कर्नल नायर इज अ फेवरेट ऑफ ऑल, अ वेरी जॉली गाय, वेरी स्माइलिंग गाय। मैकेनाइज इन्फेंट्री से आदमी आते हैं वो, मुझे यकीन नहीं होता इन्फेंट्री का आदमी इतना शांत कैसे हो सकता है, बट दैट्स गुड। सो क्या कैसे रिलेट करना है, ऐसा कहना क्या चाह रहे थे उस टाइम आपसे जब लेक्चरेट में थे वो, उनका सेंस क्या है? सर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेक्चरेट दे रहा हूँ सेल्फ रिलायंस इन इंडिया, तो जब मैं वहां पे था तो यूक्रेन और रशिया इशू चल रहा था, तो मैं ये पॉइंट ऐड कर सकता हूँ कि वी आर ओवरली डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर अवर आर्म्स एंड अदर डिफेंस इक्विपमेंट। तो ये सर मैं पॉइंट वो सेल्फ रिलायंस ऑफ इंडिया से कनेक्ट कर सकता हूँ, जो कि अभी करंट अफेयर में। तो आप जब ऐसा करते हो तो जीटीओ को भी पता चलता है कि आप एक अपडेटेड बंदा है और जो करंट अफेयर्स पढ़ता है, जिसको नॉलेज है सराउंडिंग के बारे में, तो इट विल हैव अ पॉजिटिव इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है, फेयर इनफ, यहाँ तक आ गए हम, जीडी में आ गए। ठीक है, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ था तुम्हारे साथ, कमांड टास्क।
तुमसे कह दिया टास्क करते करते इंडियन आर्मी की नेगेटिव बातें बोलो, तुम्हारा दिमाग तो 2 सेकंड के लिए ब्लैंक हुआ होगा यार। आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ उसके बाद नेगेटिव कहाँ से बोलूँ मैं? तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल से लेते, एक तो नेगेटिव बात यही हो गई। बिल्कुल सर। तो क्या था वो सीन, जी सर, अगर थोड़ा आप डिस्क्राइब करो। ये तो आपको मतलब याद ही आ जाए। सर फॉर एग्जांपल सर, मैंने बोला था कि वी आर ओवरली डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर आवर डिफेंस इक्विपमेंट, ये एक नेगेटिव पॉइंट बोला था। उसके बाद मैंने बोला था सर वी आर लाइकिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर न्यू ट्रेनिंग इन एनडीए एंड इन अदर डिफेंस इंस्टीट्यूट बिकॉज वी आर सीइंग दैट दे आर गेटिंग इंजर्ड, दे आर गेटिंग मींस इवन अ डेथ हैज बीन रिपोर्टेड ड्यूरिंग एनडीए 148। तो मैंने ये पॉइंट बोल दिए। तो बस अपने ऑनेस्ट ओपिनियन प्रेजेंट करो जो भी आपको लगता है। ठीक है, बट यार एक बात बताइए, कमांड टास्क में जब ये हो रहा था दिमाग साथ साथ काम कर रहा था, कमांड टास्क भी करना है और जवाब भी देना है, ये तो बड़ा दिक्कत लग रहा होगा। एक तो साला जवाब नहीं बहुत, सर। तुम्हारा कमांड टास्क था भी मुश्किल जहां तक मुझे याद है। हाँ सर। तो फिर नहीं सर, मैं आंसर देते देते ही सॉल्व कर रहा था प्रॉब्लम। तो हो रहा था मतलब तुम्हारा, यार तुम ना बहुत शांत हो, ये मैं पूछ क्यों रहा हूँ, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी अच्छा है, तुम बहुत शांत हो, जबकि तुम्हारे ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा डाला जा रहा है। कैसे करा है तुमने ये? बचपन से तो होगा नहीं, या तो समझ आएगी तुम्हें टाइम के अकॉर्डिंग। सर स्ट्रेस तो बिल्कुल डालेंगे, वो वही चेक कर दे कि आप स्ट्रेस में काम करते हो या नहीं। बस उस टाइम आपको काम एंड कूल रहना है और आपको अपने टास्क पे फोकस करना है और जो भी वो चीज बोल रहे हैं उनका जवाब भी देना है। तो अगर आप एक स्माइल मेंटेन करते हो अपने फेस पे तो मुझे लगता है स्ट्रेस बहुत दूर हो जाता है। ओके, वो फेयर इनफ, स्माइल करो। मैं मान गया आपकी बात। बट ये स्माइल मेरे हिसाब से आपका पर्सनल इंटरव्यू में बड़ा थका दिया होगा। स्माइल करना भी चाहो तो नहीं करने दिया था उन्होंने, क्योंकि हर चीज़ के पीछे वायर लगा दिए। अच्छा तुम मैराथन लड़ते हो, क्यों क्यों दौड़ते हो? अच्छा तुमने ड्रॉप किया है, क्यों ड्रॉप किया? अच्छा आर्मी ज्वाइन करनी, क्यों क्यों आर्मी क्यों ज्वाइन करनी? हर चीज़ के पीछे क्यों। आई थिंक तुम भी थक गए होगे इस क्यों का जवाब देना। सर अब तो छोड़ दो, मज़े लेने कुछ और ले लो। बट ये क्या था, ये इंटरव्यू हो क्या रहा था, मुझे थोड़ा डिस्क्राइब करो इसको। सर आई थिंक इंटरव्यूअर ऑफिसर वाज इंटरेस्टेड इन चेकिंग हाउ सेल्फ अवेयर आई एम, इसीलिए वो ज्यादा क्यू और वाई पे ज्यादा फोकस कर रहा था। और सर मतलब ड्यूरिंग होल द इंटरव्यू इवन व्हेन ही वाज पुटिंग प्रेशर, तो मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज डाउन नहीं होने दी। हमें मतलब कर्नल सर गोवर्धन ने सिखाया था कि बॉडी लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंस होता है, कि अपने शोल्डर्स डाउन नहीं होने चाहिए, चिन डाउन नहीं होनी चाहिए। तो मैंने थ्रू आउट द इंटरव्यू एक अच्छा बॉडी पोस्चर मेंटेन करके रखा और आई वाज मेंटेनिंग अ स्माइल। तो सर इंटरव्यू थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा डिफिकल्ट गया और अगर मेरा रिजेक्शन होता है तो शायद इंटरव्यू की वजह से ही होगा, लेकिन हाँ सर हो गया क्लियर। ठीक है, अब जरा भाई सोचो, अभी इंटरव्यू काफ़ी टफ किया था, इनफैक्ट कई ऐसे सवाल थे, ये रिकमेंड कैंडिडेट है भाई, बट कहते ना एसएसबी में अपने आप को तोलो मत कि तुमने कहाँ सही परफॉर्म किया कहाँ गलत किया, वो असेसर कर लेंगे, हमारा जॉब नहीं हो करना। ठीक है, अब यहाँ पर सीधा सीधा सवाल था भाई, आपसे पूछा गया इंसास राइफल इंडियन आर्मी क्यों छोड़ रहा है, एक ये सवाल। एक ये कि भैया टैंक जो होता है उसका वेट कितना है, और 2-3 ऐसे भाई से कई सवाल पूछे गए जो भाई से लगातार जवाब नहीं आए। ठीक है, भाई से गलत जवाब भी निकले, और ये भाई को लग रहा था शायद कारण बन जाएगा, बस स्टिल ही इज़ ऑन, ही इज़ रिकमेंडेड, वो अपने सपने के साथ है। अच्छा भाई एक बात बताओ, मैराथन रन करने वाले को एक लाइफ लेसन क्या मिलता है? 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर इंसान दौड़ रहा है, क्या एक लाइफ लेसन है? तुम 18 मिनट में दौड़ लेते हो, बहुत बड़ी बात है ये। 5 किलोमीटर 18 मिनट बहुत बड़ी बात है, मुझे 42 मिनट्स लगते हैं जॉगिंग करते करते। तो मैं जाना चाहूँगा बड़ा लाइफ लेसन फॉर मी मैराथन पीरियड। सबसे बड़ा लेसन तो मैंने सीखा है कि मतलब अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उसका रिजल्ट तो मिलेगा, चाहे लेट मिले। फॉर एग्जाम्पल मैंने मतलब अब मुझे 4 से 5 साल हो गए रनिंग में, तो मतलब मैंने पहले दिन दौड़ा था तो 18 मिनट में 5 किलोमीटर नहीं दौड़ा था, उसके लिए काफी समय लगा। तो मैंने सबसे बड़ा लेसन यही सीखा है कि अगर किसी चीज पे टाइम लगेगा बट उसका फल आपको मिलेगा जरूर, तो मेहनत करते रहो, बस आपको जरूर उसका फल मिलेगा। ठीक है, बट भाई मैराथन में एक होती है थकान, सांस फूलना, दर्द होना बॉडी में, तब वो गिव अप वाला भी होता है। तो गिव अप करना, ना गिव अप करना भी तो सीखा होगा तुमने वहां से। बिल्कुल सर बिल्कुल। और अगर देखें एनडी की तैयारी बहुत स्लो होती है, एक एक हाँ। सब्जेक्ट एक एक चैप्टर को करने में दिन दिन लग जाते हैं। तुम्हारा कभी नहीं करा कि बस बहुत हो गया? नहीं सर। क्यों ऐसा क्यों? फटीक तो हर किसी लेके आता है ना यार, हमारा एडवेंचर तो कोई हो नहीं सर रहा। हाँ सर।
सर ये मतलब मोटिवेशन की बात है कि आप कितने मोटिवेटेड हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो अगर आप मोटिवेटेड हो तो आपको थकान नहीं होगी, अगर आप उस चीज के लिए मोटिवेटेड नहीं हो, पैशनेट नहीं हो, तो बिल्कुल थकान हो। ग्रेट ब्रदर, यहाँ से मैं एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, बॉल नाइट पे किसको साथ लेके जा रहे क्या बता सर। हो? क्या पता, चल भाई सोच लियो। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम, यू गेव मी अ ग्रेट वर्ड्स एंड अ ग्रेट विजडम, एंड आई थिंक यहाँ से बच्चे बहुत कुछ सीख के जाएंगे। थैंक यू सो मच ब्रदर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। पीओपी की फोटो का इंतजार रहेगा। थैंक यू सर। ठीक है मैम, जय हिंद। जय हिंद सर। जय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है